हेलो दोस्तों, हम मुकेश यादव, हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती व मुकेश यादव पर आपका स्वागत है। इससे पहले हम आपको बताए थे कि नाभिक के संलग्न नाभिक के विखंडन, उसके बाद हम आपको बताए थे कि अल्फा बीटा गामा का। आज हम आपको तीसरा पार्ट में बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं आज हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ क्वेश्चन पूछता है। इस टाइप क्वेश्चन होता है क्योंकि हाफ लाइफ कहते हैं किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के द्रव्यमान के आधी मात्रा में होने में जितना समय लगता है वो उसका अर्ध जीवन काल कहलाता है। मतलब किसी भी रेडियो सक्रिय, जैसे यूरेनियम है, रेडियो सक्रिय पदार्थ को अगर आधा होने में, जिसका उसका मास का आधा होने में जितना समय लगा उसको हम कहेंगे अर्ध लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ पीरियड। उसको क्या बोलेंगे? अर्ध जीवन काल, टाइम पीरियड। देखिए हम आपको बताते हैं कि फिर से हम आपको पढ़ सुनाते हैं अर्ध जीवन काल किसे कहते हैं। जैसे किसी मास, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का अगर मास को आधा होने में जितना समय लगा, उसे हम रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। फिर से आप सुन लीजिए एक बार ध्यान से, मास के आधा होने में जितना समय लगा, मास को आधा होने में जितना समय लगा वो उसको हम रेडियो सक्रिय पदार्थ, उसी को हाफ लाइफ कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ, अर्ध जीवन काल। उसको क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ। मास को आधा होने में जितना समय लगा, रेडियो सक्रिय पदार्थ को मास के आधा होने में जितना समय लगा। उसके बाद हम एक फॉर्मूला होता है dt बराबर होता है हाफ 0.693/λ। इसका कोई आपका काम नहीं, बस एक वो इसका काम है कि देखिए मास पर डिपेंड नहीं करता है, कभी कुछ देता है, आप ध्यान रखिएगा बस। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। देखिए यहाँ से हम एक बार पढ़ सुना, रेडियो सक्रिय को खोज किसने किया था? हेनरी बेकलॉट ने। आपको एक सवाल बताया होंगे, अर्ध जीवन काल में किसी की रेडियो सक्रिय पदार्थ के द्रव्यमान के आधी मात्रा में होने में जितना समय लगता है वो उसका अर्ध जीवन काल कहलाता है। टी हाफ बराबर लिख दीजिए 0.693, आधा होने में जितना समय लगा, आपको मास के आधा होने में जितना समय लगा। देखिए हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, आप क्वेश्चन ध्यान देखिए। क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं, लिखा है रेडियम का हाफ लाइफ पीरियड 1600 है, मतलब हाफ लाइफ है। पहले आप लिख लीजिएगा रेडियम का हाफ लाइफ कितना है, लेकिन जो क्वेश्चन में दे उसको पहले आप लिख लीजिए साइड में। इस तरह का हम लिख लिया, यहाँ साइड में लिख दिया है। रेडियम का हाफ लाइफ पीरियड कितना है और जीवन काल कितना है? 1600 वर्ष है। हम 1600 वर्ष लिख लिए ना भाई, 1600 वर्ष। उसके बाद लिखिए, तो बताइए 8 ग्राम रेडियम को कितने वर्षों में 1 ग्राम शेष कर जाएगा। आपको हम क्या फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। रेडियम का हाफ लाइफ पीरियड 1600 वर्ष है, तो बताए 8 ग्राम रेडियम को कितने वर्षों में 1 ग्राम शेष रह जाएगा। मतलब 8 ग्राम रेडियम कितने वर्षों में हाफ लाइफ, कितना बार वो आधा होगा, 1 बच जाएगा, और उसका हाफ लाइफ दिया हुआ है 1600 वर्ष। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए लिखा है रेडियम का हाफ लाइफ पीरियड कितना है? 1600 वर्ष है, तो बताए 8 ग्राम रेडियम को कितने वर्षों में 1 ग्राम शेष रह जाएगा। बोल रहा है कि रेडियम का जो वजन है 8 ग्राम है, उसको कितना हाफ लाइफ में तोड़ेंगे कि उसको 1 ग्राम शेष हो जाएगा। एक हाफ लाइफ का दाम कितना है? आधा। हाफ लाइफ किसको बोलते हैं पहले ये बताइए? हाफ लाइफ बोलते हैं कि मास का आधा हो जाना हाफ लाइफ कहते हैं। मास को आधा होने में जितना समय लगा उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। मास को आधा होने में जितना समय लगा, आपको यहाँ हम बताएंगे रेडियम मास को द्रव्यमान का आधा होने में जितना समय लगता है उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। उसके बाद हाफ लाइफ का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाफ लाइफ बराबर कितना है? 1600 वर्ष। बोल रहा है 8 ग्राम रेडियम 1 ग्राम कितना हो जाएगा। देखिए हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, आपको बताइए आधा होता है एक हाफ लाइफ में, एक बार आधा होगा मास। तो यहाँ पर 8 ग्राम है, पहला हाफ लाइफ में क्या होगा भाई? आधा होगा, 4 होगा। दूसरा हाफ लाइफ में क्या होगा? ये 4 हो गया है तो 4, दूसरा हाफ लाइफ में क्या होगा? दूसरा हाफ लाइफ में 2 होगा ना। उसके बाद तीसरा हाफ लाइफ में क्या होगा? 1 होगा। हमको क्या बोला था कि रेडियम 8 ग्राम रेडियम कितने वर्षों में 1 ग्राम हो जाएगा। बताइए 1 ग्राम हो गया ना, तो एक हाफ लाइफ बराबर कितना है? 1600। तो लिखा है कि 8 ग्राम रेडियम कितने में 1 हो जाएगा। तो पहला में 4 होगा, दूसरा में 2 होगा, तीसरा में 1 होगा। उसके बाद कितना हाफ लाइफ लगा? 1 2 3 हाफ लाइफ लगा। 3 एक हाफ लाइफ का वैल्यू कितना दिया है? 16। तो 16 गुना 3 कितना वर्ष हो जाएगा? 48 वर्ष लगेगा इसको होने में। 48 वर्ष, कितना वर्ष इसको होने में लगेगा? 48 वर्ष। देख लेते हैं दिखता है कि नहीं कैमरा में। देखिए हम आपको एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, आप ध्यान से देखिए ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। लिखा है क्वेश्चन में रेडियम का हाफ लाइफ पीरियड 1600 वर्ष है। हम आपको पहले बोले जो उसका हाफ लाइफ हो आप साइड में लिख लीजिए। देखिए 1600 वर्ष। उसके बाद आपको बताए थे हाफ लाइफ जीवन किसे कहते हैं और जीवन काल किसको कहते हैं। और जीवन काल इसको कहते हैं कि आधा, मास को आधा होने में जितना समय लगता है, मास को आधा होने में जितना समय लगता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि 8 ग्राम 4 हुआ एक हाफ लाइफ में। उसके बाद 4 से 2 हुआ, फिर दूसरा हाफ लाइफ में, 2 से 1 हुआ तीसरा हाफ लाइफ में,
हमको बोल रहा था 8 से 1 कैसे हो जाएगा, तो पहला बार से 4 घटेगा, आधा आधा मास होता है, उसके बाद फिर 4 से आधा होगा 2 होगा, उसके बाद 2 जो होगा 1 होगा। कितना हाफ लाइफ लग गया, 1 हाफ लाइफ 2 लाख 1 होने 8 से 1 होने में इसको कितना हाफ लाइफ लगा, 1 2 3, इसको कितना अर्ध जीवन काल लगा, 1 2 3, तो 3 हाफ लाइफ लगा। तो 1 हाफ लाइफ का मान दिया हुआ है 1600 वर्ष, तो 3 हाफ लाइफ का मान कितना हो जाएगा 4800 वर्ष। यही इसका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, हम चलिए दूसरा क्वेश्चन फिर बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पोलोनियम का अर्ध जीवन काल जो है 140 दिन है। हम आपको पहले बताए थे कि अर्ध जीवन काल जो हो उसको आप साइड में पहले लिख लीजिए, 40 दिन है। उसके बाद हम बताएं कि 1 ग्राम, यह लिखा हुआ है 1 ग्राम, ये 1 ग्राम है। 1 ग्राम पोलोनियम को कितने दिनों में 25% शेष रह जाएगा, 25% शेष रह जाएगा या 25% शेष बच जाएगा। कितनों दिनों में 25% शेष बच जाएगा। 1 ग्राम पोलोनियम 1 ग्राम पोलोनियम कितने दिनों में 25 ग्राम शेष बच जाएगा। कोई जो अपने आप को होता है वो 100% होता है, चाहे 1 ग्राम हो 2 ग्राम, आप भी जो हो अपने आप को 100%, हम भी जो अपने आप को 100% है। तो इतना 1 ग्राम जो पोलोनियम है वो अपने आप को 100% है। वो बोल रहा है कि 100% 25% होने में उसको कितना दिन लगा। हम आपको पहले बताए थे कि मास क्या होता है, इसका आधा होता है, मास इसका क्या होता है आधा होता है। तो सबसे पहले इसका हम मास को आधा करेंगे। तो पोलोनियम में क्या बोल रहा है, जीवन काल 140 दिन में बताया 1 ग्राम पोलोनियम का कितने दिनों में 25% शेष रह जाएगा। 1 ग्राम पोलोनियम कितने दिनों में 25% शेष रह जाएगा। तो आपको हम बताया कि कोई अपने आप का कितना रहता है 100% रहता है, परसेंटेज में आपको पढ़ाया होगा। कोई अपने आप का जैसे हम है 100%, आप भी है 100%। तो बोल रहा है कि 100% से 25% होने में कितना दिन लगा, मतलब एक टाइम 1 हाफ लाइफ के मान कितना दिया है 140 दिया। हम आप देखिए लिखिए पहले 100% लिखते 100%, 1 हाफ लाइफ कितना होगा 50% होगा ना मित्रों, 50%। उसके बाद 50% जो होगा ये हाफ लाइफ 25%। वही ना हमको पूछ रहा था कि 1 ग्राम पोलोनियम को कितना दिनों में 25% शेष रह जाएगा। तो हम 1 ग्राम को मान लिए 100% कोई अपने आप को 100% होता है, 100%। 1 हाफ लाइफ में 50% होगा, दूसरा हाफ लाइफ में कितना होगा 25% होगा। तो कितना हाफ लाइफ लगा इसका 1 2 हाफ लाइफ लगा। तो 2 हाफ लाइफ लगा इसको। तो 1 हाफ लाइफ का वैल्यू कितना दिया 140, 140 गुना 2 करेंगे 280 दिन में हो जाएगा। देखिए आपको कहीं दिक्कत तो नहीं है समझने में, अगर है तो हम फिर से आपको ये बताएंगे। देखिए आप 1 ग्राम से सोने में कितना दिन लग जाएगा 240 दिन, 280 दिन। 1 ग्राम पोलोनियम होने में कितना दिन लग जाएगा 280 दिन। देखिए फिर से हम एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप ध्यान दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन बनाने के बाद फिर आपको बताता है। इसमें लिखा है रेडियम का अर्ध जीवन काल 1600 वर्ष। आपको पहले बोले हम अर्ध जीवन काल जो है उसका आधा जो है और वही हाफ लाइफ जो है पहले लिख लीजिए आप साइड में। कितना है भाई 1600 वर्ष है। ये 1600 वर्ष लिखे हैं यहाँ पे। उसके बाद लिखा है कि 8 ग्राम रेडियम को कितना दिनों के बाद 1/4 भाग शेष बच जाएगा। 8 ग्राम 1/4 भाग कितने दिन में शेष बच जाएगा। 8 ग्राम से क्या लिखा है फिर से पढ़िए क्वेश्चन। रेडियम का अर्ध जीवन काल 1600 वर्ष है, तो 8 ग्राम रेडियम को कितने दिनों के बाद 1/4 भाग शेष बच जाएगा। 1/4 भाग मतलब 8 के 1/4 करेंगे कितना होगा 2, मतलब 2 बोल रहा है कितना दिन में बच जाएगा। यही बोल रहे रेडियम का अर्ध जीवन काल 1600 वर्ष है, तो 8 ग्राम रेडियम को कितने दिनों के बाद 1/4 भाग शेष बच जाएगा। तो 1/4 मतलब 8 का 1/4 में 2 भाग कितना दिन बोल रहा है शेष बच जाएगा। 2 बोल रहा है कितना दिन में शेष बच जाएगा। आप क्वेश्चन देखिए यहाँ से हम बनाते हैं क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है 8 पहला हाफ लाइफ में कितना होगा भाई 4 होगा। उसके बाद 4 से ये हाफ लाइफ का चिन्ह है टी है, ये 1/2 है, ये 1/2 है। उसके बाद कितना होगा 2। देखिए 2 हाफ लाइफ लगा 8 से 4, 1 हाफ 4 से 2 खाने में ताकि मास आधा हो जाता है हाफ लाइफ में। कितना हो गया 2, तो 2 हाफ लाइफ लगा। 2 हाफ लाइफ लगा। 1 हाफ लाइफ का मान 16 था, तो 2 हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा 3200। इसको कितना दिन लगेगा 3200 वर्ष में हो जाएगा। 2 हाफ लाइफ बराबर 3200। देखिए आप कहीं इसका समझने में कोई दिक्कत और हो। देखिए फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं हाफ लाइफ क्या है। देखिए हाफ लाइफ का अर्ध जीवन काल किसी रेडियम तथा सक्रिय पदार्थ को द्रव्यमान की आधी मात्रा
में होने में जितना समय लगता है वो उसका अर्ध जीवन काल का होता है। एक हाफ लाइफ बराबर है 0.693 बाई लैम्डा। अब क्वेश्चन यहाँ पर दिया है रेडियम का हाफ लाइफ पीरियड जो है 1600 वर्ष है, तो बताए कि 8 ग्राम रेडियम को कितने वर्षों में 1 ग्राम शेष बच जाएगा। इसका ये सोल्यूशन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है पोलोनियम का अर्ध जीवन काल 140 दिन है, तो बताइए कि 1 ग्राम पोलोनियम को कितने दिनों में 25% शेष रह जाएगा। तो आपको हम बताए कि 1 ग्राम अपने आप पे 100% है, तो 100% पहला हाफ लाइफ में 50 होगा, दूसरा हाफ लाइफ में 25 होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था रेडियम का जीवन काल 1600 वर्ष है, तो 8 ग्राम रेडियम कितने दिनों के बाद 1/4 शेष हो जाएगा। इसका क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चल रहा ना, अरे फिर से बाकी पता है। रेडियो एक्टिविटी हम आपको बताए परमाणु रिएक्टर चल रहा है वीडियो देखते हैं। परमाणु रिएक्टर तो खोज करता क्या था, एनारिका फर्मी। इसका निर्माण क्या होता है, नियंत्रण विखंडन अभिक्रिया की जाती है। परमाणु रिएक्टर खोज किसने किया था, एनारिका फर्मी किया था। परमाणु रिएक्टर खोज किसने किया, एनारिका फर्मी। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण अभिक्रिया कराया जाता है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण अभिक्रिया विखंडन कराया जाता है। उसके बाद हम आपको बता रहे परमाणु बिजली घर में नियंत्रण परमाणु बिजली घर होता है, जहां पर परमाणु जैसे यूरेनियम को विस्फोट करेंगे, अगर नियंत्रण में कराया जाता है उसी परमाणु बिजली घर कहते हैं। परमाणु बिजली घर इसमें नियंत्रण छड़ लगाया जाता है। विखंडन के फलस्वरूप 3 न्यूट्रॉनों जब एक बार विखंडन करता है तो 3 न्यूट्रॉन एक बार विखंडन अगर होता है तो 3 न्यूट्रॉन निकलता है। 3 न्यूट्रॉन में 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है, जिसमें नियंत्रण छड़ कहते हैं। नियंत्रण छड़ के रूप में कैडमियम तथा बोरॉन को छड़ लगाया जाता है। नियंत्रण छड़ के रूप में कैडमियम तथा बोरॉन का छड़ लगाते हैं। नियंत्रण छड़ में कैडमियम तथा बोरॉन का छड़ लगाकर जैसे 3 न्यूट्रॉन एक बार में निकला ना है तो 2 न्यूट्रॉन का नियंत्रण छड़ का काम है कि न्यूट्रॉनों को सोख लेना। 2 न्यूट्रॉन को सोख लेता है कैडमियम तथा बोरॉन का छड़। 2 न्यूट्रॉन का कौन सोख लेता है, कैडमियम तथा बोरॉन का छड़। यही आपको लिखे हैं। नियंत्रण छड़ के रूप में किसका काम आता है, कैडमियम तथा बोरॉन का छड़। नियंत्रण छड़ में आप कितने कैडमियम तथा बोरॉन का छड़। नियंत्रण छड़ का काम क्या है, परमाणु जो निकला उसका 2 को जैसे 3 को निकला, एक बार में विस्फोट होता है 3 निकलता है। एक बार में जैसे विस्फोट हुआ तो 3 निकलेगा, 3 बार में क्या हुआ 2 को सोख लेगा, कौन, कैडमियम तथा बोरॉन का छड़। उसको मंदक, परमाणु मंदक क्या होता है, मंदक होता है कि न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देता है। जैसे मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक क्या करता है, जैसे न्यूट्रॉन विस्फोट हुआ तो उसका गति कम कर देता है। गति कम करने, अगर गति कम नहीं हुआ तो परमाणु बम का रूप लेगा। गति कम करने के लिए हम आपको D2O भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया। जब भारी जल का प्रयोग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्विमिंग पूल। देखिए लिख दिए, जब मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम स्विमिंग पूल कहते हैं। जब मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं तो स्विमिंग पूल कहते हैं। और जब ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, जब मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं तो हम पाइल कहते हैं। उसके बाद आपको शीतलक। शीतलक मतलब बाहर से ठंडा रखने के लिए। शीतलक द्रवित सोडियम और पोटासियम का प्रयोग किया जाता है। शीतलक रूप में द्रवित सोडियम तथा और पोटासियम का प्रयोग करते हैं। लिख दिया, शीतलक रूप में द्रवित सोडियम और पोटासियम प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ लिखे, देखिए जर्कोनियम एक ऐसा धातु है जो जर्कोनियम एक ऐसा तत्व है, जर्कोनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन और जर्कोनियम के बारे में बता देते हैं आपको। जर्कोनियम जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों को उपस्थित में जलता है। किसी को जलने के लिए ऑक्सीजन को उपस्थित होना चाहिए, मगर जर्कोनियम एक ऐसा तत्व है जिसको ऑक्सीजन के बिना भी जल जाता है, मतलब नाइट्रोजन में भी जल जाता है। इसलिए आपको पूछेगा कि परमाणु बिजली घर में किसका अनिवार्य होना चाहिए, तो जर्कोनियम का अनिवार्य होना चाहिए। उसके बाद हम आपको यहाँ लिखे हैं परमाणु बिजली घर में किसका अनिवार्य, जर्कोनियम का अनिवार्य। भारत का पहला परमाणु बिजली घर 1972 में महाराष्ट्र के तारापुर में यूएसए के सहयोग से लगाया गया था। भारत का परमाणु बिजली घर 1972 में महाराष्ट्र में यूएसए के सहयोग से लगाया गया था। भारत का पहला परमाणु बिजली घर महाराष्ट्र में यूएसए के सहयोग से 1972 में लगाया गया था। उसके बाद हम देखिए यहाँ फिर से एक बार बता देते बढ़िया से, आप देख लीजिए। परमाणु रिएक्टर या नाभिक के खोज करता है कौन था, एनारिका फर्मी पर। खोज कौन क्या था, एनारिका फर्मी किया था। देखिए परमाणु बिजली घर में क्या था, नियंत्रण विखंडन कराया जाता है। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो वही विस्फोट कर जाएगा और उसके बाद परमाणु बम का रूप ले लेगा। जापान में यही हुआ था, परमाणु बम विस्फोट हो गया था और परमाणु बम का रूप ले लिया था। इसलिए नियंत्रण उसमें जैसे परमाणु किया है तो उसमें नियंत्रण के रूप में छड़ लगाया था, कैडमियम और बोरॉन का छड़। नियंत्रण छड़ का काम क्या है, जैसे एक बार एक यूरेनियम विस्फोट करेंगे तो 3 को अल्फा बीटा गामा निकलेगा, तो उसमें से 2 को सोख लेगा। तो 2 को क्या करता है, नियंत्रण छड़ 2 को सोख लेता है, उसको कैडमियम और बोरॉन को छड़ लगाया जाता है।
नियंत्रण क्षण का काम विखंडन के फलस्वरूप 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है, इसमें से 2 न्यूट्रॉन को कैटियन तथा बोरॉन का क्षण लगाकर सोख लेते हैं ताकि विखंडन के नियंत्रण इसी क्षण को नियंत्रण क्षण करते हैं। उसके बाद हम आपको बताएं मंदक। मंदक क्या होता है? मंदक मतलब न्यूट्रॉन जैसे दो को सोख एक होता है, उसमें बहुत गति रहता है, उसकी गति कम करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है। गति कम करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में आपको बोलता है भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग, मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया। भारी जल का जब प्रयोग करते हैं तो उसको हम स्विमिंग पूल बोलते हैं, जब ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं तो उसको हम पाइल बोलते हैं। यानी जब मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है तो उसे स्विमिंग पूल बोलते हैं, किंतु जब मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं तो उसे परमाणु पाइल कहते हैं। शीतलक। शीतलक का काम क्या है? शीतलक का काम के बाहर से उसको ठंडा रखना। शीतलक द्रवित सोडियम और पोटासियम का प्रयोग किया जाता है। शीतलक रूप में द्रवित सोडियम तथा पोटासियम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपको हम बताएं कि जर्कोनियम जो होता है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों को उपस्थित में जलता है। उसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसा तत्व है जो परमाणु बिजली घर में अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तो जर्कोनियम, ताकि जर्कोनियम एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों को उपस्थित में जलता है। उसके बाद आपको बताया भारत का पहला परमाणु बिजली घर जो है तारापुर में 1972 में यूएसए के सहयोग से लगाया गया था। एक बार पूरा हम रेडियो एक्टिविटी को रिवाइज करा देते हैं। आपको हम सबसे पहले बताते हैं रेडियो एक्टिव खोज किसने किया था? रेडियो एक्टिव खोज किसने किया था? हेनरी बेकुलर ने किया था। रेडियो एक्टिव खोज किसने किया था? हेनरी बेकुलर ने किया था। उसके बाद आपको बताया कौन पदार्थ को रेडियो एक्टिव जिससे अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है उसको हम रेडियो एक्टिव कहते हैं। 82 से ज्यादा उसका मास होना चाहिए। उसके बाद नेट न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन 1.5 से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद हम बताए रेडियम तथा पोलियम खोज मैडम क्यूरी था, उसका पति पीरे क्यूरी ने किया था। उसके 1903 में दोनों के नाम 1840 में खोजा था और 1903 में दोनों को नोबेल से सम्मानित किया गया था। उसके बाद आप बताया कृत्रिम रेडियो सक्रियता खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी की बेटी इरीन क्यूरी तथा एफ जुलियट ने, उसका पति एफ जुलियट ने किया था। उसके बाद हम बताते हैं अल्फा किरण की खोज किसने किया? अल्फा किरण खोज हेनरी बेकुलर ने किया। उसके बाद अल्फा किरण पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद आपको बताया कि अल्फा प्रकाश का वेग का 1/10वां भाग होता है। उसके बाद हाइड्रोजन द्रव्यमान का चौगुना होता है, उसको हीलियम न्यूक्लिया भी बोलते हैं। उससे जब भी एक अल्फा किरण निकलेगा 2 एटॉमिक नंबर और 4 एटॉमिक मास निकलेगा। उसके बाद हम आपको बताया बीटा किरण की खोज किसने किया? बीटा किरण की खोज रदरफोर्ड किया था। बीटा किरण की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। बीटा किरण की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। बीटा किरण एक नेगेटिव चार्ज है, धन ऋण आवेशी था। उसका ऋण एक अगर किसी से बीटा किरण निकलता है तो 1 एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। हमें आपको यूरेनियम पर एग्जांपल देकर भी समझाया था। उसके बाद हम आपको पता है बीटा किरण जो है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 1/18 से 1/1837वां भाग होता है। उसके बाद हम आपको बताते प्रकाश का वेग का 9/10 होता है। अल्फा किरण प्रकाश का वेग का 1/10 होता है। उसके बाद हम बताए थे अल्फा किरण पॉजिटिव होने के कारण वो निगेटिव की ओर झुकेगा, बीटा किरण निगेटिव होने की ओर पॉजिटिव ओर झुकेगा, इसलिए अल्फा किरण किधर झुकेगा? अल्फा किरण कैथोड की ओर, बीटा किरण एनोड की ओर झुकेगा। उसके बाद बताया हम आपको गामा किरण की खोज किसने किया था? विलाय ने किया था। उसके बाद गामा किरण क्या होता है? आवेशहीन होता है, इस पर आवेश कोई नहीं होता, इस पर ये चलते रहता है। उसके बाद ये बहुत गहराई तक जा सकता है। आवेश इसका तरंगदेह वेवलेंथ, इसका तरंगदेह वेवलेंथ बहुत कम होता है। उसके बाद इसका ऊर्जा जो होता है बहुत ज्यादा होता है। तरंगदेह कम होता है तो उसका ऊर्जा बहुत ज्यादा होगा, इसका आवृत्ति फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद उसका आपको हम 3 रिलेशन बताए थे कि आयन विभव आयोनेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है? उसका सबसे आयन विभव सबसे ज्यादा होता है अल्फा का। उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा। उसके बाद हम आपको बताए थे गहराई तब कौन जाएगा सबसे ज्यादा? गामा। उसके बाद बीटा, अल्फा का। गामा का तरंगदेह बहुत कम होता है। उसके बाद हम आपको बताए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रभाव अल्फा का। उसके बाद बीटा का, उसके बाद गामा। उसके बाद हम बताएंगे नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिक 2 छोटा नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक विस्फोट करते हैं, उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन में जैसे सूर्य, तारा, इसमें क्या पदार्थ चौथी अवस्था में चला जाता है जिसको प्लाज्मा अवस्था करते हैं। सूर्य में ईंधन किस रूप में होता है? हाइड्रोजन से हीलियम के रूप में परिवर्तित होता है। हाइड्रोजन का नाभिक हीलियम के नाभिक के रूप में परिवर्तित होता है। उसके बाद हम आपको बताया कि हाइड्रोजन बम जो है नाभिक के संलयन पर काम करता है। हाइड्रोजन बम खोज किसने किया था? टेलर ने किया था। उसके बाद हम आपको बताया कि परमाणु विखंडन नाभिक विखंडन, नाभिक संलयन, नाभिक विखंडन में एक बड़ा परमाणु टूट करके 2 छोटा परमाणु में बढ़ जाता है। उसके बाद हम आपको बताएं कि इसमें बहुत सारा ऊर्जा निकलता है। नाभिक विखंडन परमाणु बम जो नाभिक विखंडन में काम करता है। परमाणु बम नाभिक विखंडन काम करता है। परमाणु बम खोज किसने किया था? ऑटो हॉर्न किया था। उसको बताया भारत सबसे पहले परमाणु बम परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 के स्माइलिंग बुद्धा के नाम से परीक्षण किया था। उसके बाद हम आपको भारत दूसरा परमाणु बम परीक्षण 11 मई और 13 मई को 1998 को शक्ति 98 नाम से परीक्षण किया गया था। उसके बाद हम ये बताया आपको। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जय